हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड के 12th के पाठ्यक्रम में से पाठ 11 मेरे सपनों का भारत पढ़ेंगे। मेरे सपनों का भारत, इसके लेखक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं। इनका पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म सन 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोटी नगर में हुआ। डॉक्टर कलाम का जीवन बहुत ही सीधा साधा सादगी से भरा हुआ था। कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई और इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए तिरुचनापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में गए। आपकी कल्पना थी कि सन 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इस कल्पना को सही रूप देने के लिए क्या कहना चाहिए कि सच्चा रूप देने के लिए आपने विज्ञान के क्षेत्र में गहराई से अनुसंधान खोज की और देश को उपग्रह प्रणाली में आत्मनिर्भर बनाया, है ना। पहले उसे अन्य देशों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आपने इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर स्वयं बनाने योग्य बना दिया कि वह अपने उपग्रह स्वयं बना सकता था, अपनी कक्षा से प्रक्षेपित कर सकता था अपने देश की भूमि से। सर्वप्रथम मिसाइल कार्यक्रम को भारत में एक पहचान थी। इसी कारण आपको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आपको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ। बच्चों से आप बहुत अधिक प्रेम करते थे और इसके साथ ही डॉक्टर कलाम देश के राष्ट्रपति पद पर रहे। इनका देहांत 27 जुलाई सन 2015 को हुआ। औद्योगिक युग से संबंधित है। इसका अर्थ है कि विश्व के सभी देश ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान की प्राप्ति और बौद्धिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी देशों के लिए आज महत्वपूर्ण हो गया है, जहां ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान के आधार पर उच्च सफलताएं पाना और उन उच्च सफलताओं का प्रयोग महत्वपूर्ण साधन के रूप में करना, आज इसी तरह की शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए भारत जैसे विकासशील, जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे देश के लिए एक शिक्षित और बौद्धिक बुद्धिजीवी समाज के रूप में अपने आप को विकसित करना, अपनी पहचान बनाना और खुद को बौद्धिक, फिर जब पहचान बना ले, उच्च सफलताएं प्राप्त कर ले, तो इन उच्च सफलताओं को अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक में बदलने के तरीकों और उपायों की खोज करना आवश्यक है। यह अध्याय इसी पहलू पर इसी पक्ष पर विस्तृत विस्तार से पड़ताल करता है, उसकी जांच करता है, खोज करता है। भारतीय सभ्यता की प्रभावशाली उपलब्धियों को देखने पर यह विश्वास प्रबल हो जाता है कि भारत पिछली सहस्त्राब्दी से एक उन्नत समाज था। हम भारत की सभ्यता को देखते हैं तो हम देखते हैं कि भारत ने महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं, उच्च सफलताएं। तब हमारा भारत के ज्ञान के प्रति जो विश्वास है वह दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है। भारत पिछली सहस्त्राब्दी 1000 वर्ष से एक उन्नत समाज था, एक विकसित समाज था, सभ्य समाज नहीं था, है ना। एक शिक्षित और उन्नत समाज था। कई धर्मों के संत, दार्शनिक, कवि, वैज्ञानिकों, खगोलविद जो ब्रह्मांड, अंतरिक्ष की खोज करते हैं, ऐसे वैज्ञानिक, गणितज्ञों के प्रेरणा देने योग्य योगदानों के कारण बौद्धिक पुनर्जागरण बुद्धि के पुनः जागरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रही है। ये तो रहे ही हैं और ये अपनी प्रेरणा के द्वारा आगे नई पीढ़ियों में इसी प्रकार की बुद्धि को पुनः जागृत करते रहे हैं। उनके नए मौलिक वास्तविक विचारों और सिद्धांतों के व्यवहारों ने हमारे
अपने बौद्धिक समाज के लिए एक मजबूत नींव तैयार की है। यह ठोस वे शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत उन्नत था। यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय थे, जहाँ न केवल भारत ही बल्कि दूर दूर से के देशों से बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया, अरेबिया, चीन आदि स्थानों से विद्यार्थी इन विषयों की शिक्षा प्राप्त करने आते थे, जैसे भाषा, लैंग्वेज, व्याकरण, ग्रामर, दर्शन शास्त्र। आपको पहले बताया कि सत्य जीवन के परम और सत्य सिद्धांतों की खोज करना, स्वयं के विषय में, मानव और समाज के विषय में चिंतन और मनन करना, औषधि विज्ञान, दवाइयों से संबंधित जो पढ़ाई थी, शिक्षा, सर्जरी, शल्य चिकित्सा, धनुर्विद्या, धनुष की विद्या, अकाउंट जानते ही हैं, वाणिज्य, मैनेजमेंट, भविष्य विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, दस्तावेज से संबंधित ज्ञान, तंत्र मंत्र की विद्या, संगीत, नृत्य और प्रकृति में छिपे हुए खजानों को खोजने की विद्या सीखने के लिए भारत आते थे। शिक्षकों का पैनल जो समूह था, उसमें कौटिल्य, पाणिनि, जीवक, अभिनव गुप्त तथा पतंजलि जैसे प्रसिद्ध आचार्य थे। भारत ने शून्य का आविष्कार किया, जिसने गणना की दोहरी प्रणाली, माने 2 डिजिट से प्रारंभ हुई गणना और आगे बढ़ी, जिस पर वर्तमान का कंप्यूटर निर्भर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हम इसका श्रेय, माने इसका योगदान भारतीयों को देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें गणना करना सिखाया, गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज संभव ही नहीं थी। इसी प्रकार भारत ने डेसिमल सिस्टम का भी आविष्कार किया। यूक्लिड ग्रीक के गणितज्ञ हुए हैं और ज्यामिति के जनक कहे जाते हैं, ज्योमेट्री के। लेकिन कहा जाता है कि भारत में ज्योमेट्री से पहले इसे ज्यामिति को ही रेखा गणित के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। आर्यभट्ट ने किसी भी वृत्त की परिधि, वृत्त माने गोला, सर्किल, उसकी परिधि माने घेरा, और व्यास के अनुपात को पाई के रूप में परिभाषित किया। उसके परिधि के सेंटर से किनारे है ना, परिधि जो गोला होता है उसके सेंटर से परिधि तक की दूरी और व्यास के अनुपात को पाई के रूप में परिभाषित किया। 0.4 अंकों तक इसका शुद्ध मान बताया। इसी प्रकार 1500 वर्ष पहले सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी के द्वारा लिए गए समय को 9 दशमलव स्थानों में उसकी भी गणना की। अब देखिए, इसमें समझाने लायक बात नहीं है, क्योंकि ये इसी तरह लिखा जाएगा जैसा वैज्ञानिकों की बातें लिखी हुई है। इसके अलावा कोपरनिकस से 1000 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। जबकि सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को पहचाना था। क्या कह रहे हैं? कोपरनिकस से 1000 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस क्या कौन थे? ये खगोल शास्त्री थे, ये गैलेक्सी के वैज्ञानिक हुए, गणितज्ञ हुए, और इन्होंने ये माना कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। किसने माना? कोपरनिकस ने। और आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और जबकि सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को पहचाना। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में चरक ने आयुर्वेद को, ये गलत है स्पेलिंग, आयुर्वेद को समेकित किया, मैंने शामिल किया। और 2500 वर्ष पहले सुश्रुत ने जटिल शल्य क्रियाएं की, बहुत ही बारीक सर्जरी की।
हमें अपने वैज्ञानिकों, हमारे देश में जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने जो उच्च सफलताएं प्राप्त की हैं उन पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन यह सारी जानकारी भारत के बाहर के शेष विश्व के देशों को नहीं है। पहला ना तो इतने प्रचार प्रसार के साधन भारत में पहले से रहे हैं कि सभी जगह बात को पहुंचाया जाए, क्योंकि इन पर आगे शोध खोज भी नहीं हुई है और इनका प्रसार भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उल्लेखनीय उपलब्धियां केवल हमारे अतीत तक माने इतिहास तक सीमित रह गई हो, ऐसा नहीं है। भारत की आजादी के पहले भी हमारे पास उच्च विश्व स्तर के माने विश्व के वैज्ञानिकों की तुलना कर सके, उनकी समानता कर सके, ऐसे वैज्ञानिक, आप बस समझे ना कि विश्व स्तरीय माने संसार के जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्हीं के स्तर के, उन्हीं के समान काबिल योग्य वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक, इंजीनियर, चिकित्सक और लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे। हमारे पास एस.एन. बोस, मेघनाथ साहा, जे.सी. बोस, सर सी.वी. रमन, सर के.एस. कृष्णन, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई और बी.सी. राय जैसे वैज्ञानिक, रामानुज जैसे गणितज्ञ, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कवि, विवेकानंद जैसे दार्शनिक संत रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद के काल में भी उतनी ही महान उपलब्धियां हमने देखी है। ये स्वतंत्रता के समय है ना, ये क्या कह रहे, भारत की आजादी के पहले, और यहाँ कह रहा स्वतंत्रता के बाद उतनी ही महान उपलब्धियां देखी है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहली बार पंचवर्षीय स्वतंत्र हुआ अपना देश, अपना शासन, तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और इनका उद्देश्य भारत के गांव को विकसित करना था। वहां पर उद्योग धंधों की स्थापना की गई और उद्योग धंधों की स्थापना की गई 70 के दशक में, 70 से लेकर 80 सन के बीच हरित क्रांति के परिणाम देखने को मिले, जिसके ने भारत को खाद्य के क्षेत्र में, है ना, खाद्य और अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। ऑपरेशन फ्लड ने तो भारत को एक निश्चित अवधि में माने समय की एक निश्चित समय के अंदर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। माने जो भैंसे, गायें यहाँ पर इतनी रखी गई और उनकी देख रेख की गई, उनके व्यवसाय को बढ़ाया गया। तो इस प्रकार दूध के क्षेत्र में भारत क्या हुआ, बड़ा उत्पादक बना। यहाँ से अन्य देशों को भी निर्यात किया गया दूध। विज्ञान और माने पाउडर के रूप में, दूध पाउडर के रूप में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तो काफी विकास देखने को मिला। कई अनुसंधान, कई खोजें हुई, विकास हुए, है ना। कई अनुसंधान केंद्रों को खोला गया होगा, उनका विकास किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई। इसका नेतृत्व विभिन्न क्षेत्रों के योग्य नेता कर रहे थे। क्या कह रहा है कि प्रौद्योगिकी अनुसंधान, इसमें विकास हुआ। प्रौद्योगिकी संस्थान और विज्ञान से संबंधित संस्थान खोले गए, स्थापना हुई उनकी, और जिनका नेतृत्व, उनका संचालन इसी क्षेत्र के योग्य नेता कर रहे थे। इसने उच्च प्रौद्योगिकी मिशन जो इस योजना को लेकर चले, उन्हें एक मजबूत आधार प्रदान किए। भारत के उपग्रह और उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के द्वारा रखे गए ठोस आधार ने देश को किसी प्रकार का उपग्रह डिजाइन करना, विकसित करना और उसे अपनी धरती से प्रक्षेपण यानों द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित करना। इससे पहले उपग्रह नहीं बनाए गए, है ना। बनाए गए तो अन्य देशों के माध्यम से, और वैसे भी भारत में पहले ब्रिटिश सरकार थी। तो भारत के उपग्रह और उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के द्वारा ठोस आधार ने देश को किसी भी प्रकार का उपग्रह बनाना, डिजाइन करना, विकसित करना और अपनी धरती से, भारत की धरती से प्रक्षेपण यानों द्वारा
कक्षा में प्रक्षेपित करना, शायद सैटेलाइट की बात की जा रही है। PSLV-C 5 की 7वीं सफल उड़ान ने इसमें रिसोर्स सेट 1 को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया। स्वदेशी योग्यता में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया गया। स्वदेशी माने अपने देश की योग्यता भारत की प्रदर्शित हुई अन्य देशों के सामने। इसी प्रकार भारत किसी भी प्रकार की जो मिसाइल होती हैं उसके मुखाग्र माने आगे के भाग को डिजाइन करने में, विकसित करने में और अधिक उसमें इम्प्रूवमेंट लाने में, जो भी मिसाइल है उसमें और अधिक क्या क्या होना चाहिए, इसको विकसित करने में, उत्पादित करने में, इसको बनाने में सक्षम है। भारतीय सेना में पृथ्वी और अग्नि 2 स्वदेशी माने अपने देश की बनी हुई मिसाइलें हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पत्ति और अस्त्र विकास में, परमाणु ऊर्जा की उत्पत्ति और उसके माध्यम से अस्त्र विकास में हमारी उपलब्धियां विकसित विश्व के मुकाबले की हैं। जो विकसित राष्ट्र हैं उनके मुकाबले की हैं। विकसित राष्ट्रों में चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस ये आते हैं। तो हमारी उपलब्धियां परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उनके मुकाबले की हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक बाजार में अच्छा प्रदर्शन करता है। भारत का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम है ना, यहाँ पर जो वर्कर हैं लगे रहते हैं है ना, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और ऐसे परिवर्तन के लिए हमारे यहाँ की युवा उद्यमी है जो है ना, युवा पीढ़ी जो कार्य कर रही है उनका विशाल समूह प्रशंसा की योग्य है। हमारा कुशल जन संसाधन, कुशलता से कार्य करने वाले हमारे देश के लोग विश्व में सबसे अच्छे संसाधनों में से एक हैं। सभी देशों के लोग इन्हें पसंद करते हैं अपने देश में कार्य करने के लिए। इन्हें मेहनती मानते हैं और बुद्धिजीवी मानते हैं। सॉफ्टवेयर के, स्पेशली सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में यह विकसित विश्व के आर्थिक विकास में भारतीय वैज्ञानिकों और उद्यमियों के योगदान से स्पष्ट होता है। क्या कह रहे हैं कि जब विश्व के विकसित राष्ट्र हैं वो अपने आर्थिक विकास में भारतीय वैज्ञानिकों और उद्यमियों को माने अपने कार्य क्षेत्र में रखते हैं। समझ गए ना, इच्छित संसाधन है ये। अन्य देश के लोग भारतीय क्योंकि सॉफ्टवेयर की शक्ति को और वैसे ही इनको मेहनत का समझते हैं और विश्व के अन्य देशों के आर्थिक विकास में भारतीय वैज्ञानिकों और उद्यमियों, मेहनतकश लोग हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वैज्ञानिक तो हैं ही हैं, इसके अलावा जैसे इंजीनियर हैं, जो भी हैं, डॉक्टर्स हैं, तो इनको यहाँ पर पसंद किया जाता है, रखा जाता है। ये अपने कार्य क्षेत्र में उनको रखते हैं, अपने व्यवसायों को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी जनसंख्या और शिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता के कारण जनसंख्या भारत की अधिक है, यहाँ शिक्षित जनता भी अधिक है। इसके कारण भारत तुरंत बौद्धिक कर्मियों की विशाल संख्या फिर से तैयार कर लेगा, है ना। जैसे बौद्धिक कर्मी विदेशों में जाकर कार्य कर रही हैं अगर, तो फिर से यहाँ इतनी शिक्षित जनता है और युवा शक्ति है कि फिर तुरंत बौद्धिक कर्मियों की एक विशाल संख्या खड़ी हो जाएगी, जिसमें ऐसा करने में बहुत कम विकसित देश सक्षम है। माने युवा शक्ति हो लोगों के पास और वो कार्य करने में सक्षम हो, बौद्धिक कार्य करने में। ऐसा विकसित जो राष्ट्र हैं उनके पास युवा शक्ति कम है। भारत के पास कुछ ऐसी संपदाएं हैं और उसके लाभ भी हैं। इसके बारे में विश्व के कुछ देश गर्व के साथ दावा कर सकते हैं। हमें अपने गौरवशाली अतीत पर, जिस अतीत पर वर्तमान में हमने योगदान दिया है,
और इसलिए हमें गर्व करना चाहिए कि हमने विश्व को, हमारे देश ने विश्व को बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान दिया है। अपने भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए एक सकारात्मक, जो नहीं लिखा है यहाँ पर, वो है सकारात्मक, सही दिशा में सोच, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कैसा हो अन्य देशों के साथ, एक सकारात्मक दिशा में हो, उसे पहचानना होगा। विश्व एक बौद्धिक समाज के रूप में बदल रहा है, जहां समान ज्ञान, शक्ति और धन का स्रोत होगा, है ना। ये आपको पहले केंद्रीय भाव में समझा दिया गया है। ये प्रश्न कटा नहीं है। ये फिर लघुत्तरीय प्रश्न है, इसकी थोड़ा सा भाषा उससे बेहतर है पिछले प्रश्नों से। आपको जो सुविधा से याद हो वो करें। और इससे ये भी पता चल जाता है कि कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट है और बार बार आते हैं, रिपीट किए जाते हैं।
इसकी जोड़ियों पे विशेष ध्यान दीजिए। पूरा पाठ ही महत्वपूर्ण है। गॉड ब्लेस यू बच्चों।